हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडियो हमारा हिंदी का चैप्टर 5 जिसका नाम है मधुबन, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आप वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना और इसके अगले वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा जो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? मधुबन। तो देखो यहाँ पर मधु का मतलब क्या होता है? शहद आप बोल सकते हो, मिठास बोल सकते हो, या बहुत ही सुंदर बोल सकते हो। वन मतलब क्या होता है? जंगल। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो हमारे राजकुमार वर्मा जी है, इनके घर का नाम क्या है? मधुबन है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? एक सुंदर शांत रहने वाली जगह। ठीक है, तो इन्होंने अपने घर का नाम मधुबन रखा है। क्लियर हो गया? मधुबन हमारे चैप्टर के टाइटल का मतलब क्या हुआ है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम क्या है? अनुराग वर्मा। ये जो अनुराग वर्मा है, इसके समरी देख लेते हैं चैप्टर की। ये जो अनुराग वर्मा है, ये लेखक ये जो लेखक है अनुराग वर्मा, ये हमारे राजकुमार वर्मा जी से मिलने जाते हैं। राजकुमार वर्मा जी जो अपने जीवन में जो भी अच्छे काम किए हैं, गांधी जी से जैसे प्रेरित हुए हैं, वो सब चीज़ें राजकुमार वर्मा जी अनुराग वर्मा को बताते हैं, जिससे ये लेखक हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो हम पूरा इस चैप्टर में देखने वाले उनके बीच में क्या बातचीत होती है, कैसे अनुराग वर्मा राजकुमार वर्मा जी से प्रेरित होती है, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए थे जिससे इनको प्रेरणा मिलती है बातचीत करते समय। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखो, प्रयाग ये स्टेशन का एक नाम है। ओके, निवास मतलब कि रहने की जगह, रफ्तार मतलब स्पीड आप बोल सकते हो, समय मतलब आपको मालूम है टाइम। तो अब देखो, जो ये राइटर हैं, लेखक जो है अनुराग वर्मा, क्या बोल रहे हैं कि एकदम सुबह का समय था और वो तेजी से जो रामकुमार वर्मा हैं, इनके घर की तरफ जा रहे थे जो प्रयाग स्टेशन के पास था। ठीक है, वो पूरी तेजी से चलते हुए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि 10 बजे का समय तय हुआ था जब वो उनसे मिलने वाले थे। अनुराग वर्मा जब हमारे राजकुमार वर्मा इनसे मिलने वाले थे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। यहाँ पर देखो, सबसे पहले विभिन्न मतलब क्या, अलग अलग उत्सव मतलब आप बोल सकते हो त्योहार, फेस्टिवल। देखो, संगोष्ठियों मतलब क्या होगा, जो समझ लो कोई ज्ञान या साहित्य पर अगर कोई सभा होती है, कोई इवेंट होता है, उसे बोलते हैं। सम्मेलन मतलब आप क्या बोल सकते हो? देखो, सम्मेलन मतलब कोई कार्यक्रम हो, कोई इवेंट हो जिसमें गेट टुगेदर होता हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, निकट मतलब पास, नज़दीक आप बोल सकते हो। मुलाकात मतलब कि आप बोल सकते हो किसी से मिलना, मीटिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, अवसर मतलब मौका। तो क्या यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि वैसे तो वो डॉक्टर साहब, कौन डॉक्टर साहब? राजकुमार वर्मा, इनसे अलग अलग त्यौहार पे, इवेंट पर उन्होंने देखा था, लेकिन पहली बार उनको इतने पास से जाकर मुलाकात करने का, मिलने का मौका मिला था। ठीक है, मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। देखो, दिमाग मतलब आपको मालूम है माइंड, विभिन्न मतलब अलग अलग विचार, विचार मतलब आप बोल सकते हो सोच या तो आइडिया, किसी के बारे में आपकी एक राय आती हो ना, राय आप बोल सकते हो कि अलग अलग राय, विचार उनके जो थे। जौहर मतलब बोल सकते हो ज्वाला एक तरीके से। ठीक है, व्यवहार मतलब बिहेवियर। साहित्य मनीषी मतलब कि जो हिंदी का एक महान लेखक हो। ठीक है, क्योंकि जो राजकुमार वर्मा जी है डॉक्टर साहब, ये हिंदी के महान लेखक थे, तो साहित्य मनीषी मतलब हिंदी का महान लेखक। तो यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि लेखक के दिमाग में अलग अलग विचार, अलग अलग सोच आ रही थी कि ये जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये कैसे होंगे, इनका व्यवहार कैसा होगा, जो एक बहुत ही महान हिंदी के लेखक हैं। तो वो उनसे मिलकर सब जानना चाहते थे, उनके मन में सब अलग अलग विचार आ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तमाम मतलब बोल सकते हो कंप्लीट, विचार मतलब सोच, ओके, या तो राय आप बोल सकते हो। निवास मतलब रहने की जगह, मधुबन जो रामकुमार वर्मा जी के घर का नाम है। प्रवेश मतलब एंट्री करना। तो अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि ये तमाम जो भी मेरे दिमाग में उठते बैठते विचार, जो भी सोच आ रही थी, जो भी राय आ रही थी डॉक्टर जी के लिए, रामकुमार जी के लिए, तो मैंने इन सब का जवाब पाने के लिए उनके घर मधुबन, जिसका नाम मधुबन है घर का, उसमें प्रवेश किया, एंट्री किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। साहस मतलब क्या? हिम्मत।
दरवाजे मतलब आपको मालूम डोर होता है। तो क्या बोल रहे हैं लेखक कभी कि बहुत हिम्मत करके मैंने उनके दरवाजे की घंटी बजाई। इनके दिल में इतनी रिस्पेक्ट थी उनके लिए, इतने वो महान व्यक्ति थे राम कुमार जी, कि जो भी काम ये कर रहे थे वो बहुत डर डर के कर रहे थे कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ठीक है। नौकर, अब आगे क्या है, नौकर निकला और पूछ बैठा सॉरी। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो, नौकर मतलब क्या, जो घर का कर्मचारी है, जो घर का काम करता है। ओके। और यहाँ पर देखो ड्राइंग रूम मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेहमान को बिठाया जाता है, जहाँ पे उनको बिठाकर चाय नाश्ता कराया जाता है, वेट कराया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने घंटी बजाई तो घर से एक नौकर ने दरवाज़ा खोला और वो ये पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखो, अनुराग जी उसको मतलब मालूम था कि अनुराग जी आने वाले हैं। तो उसने क्या उत्तर दिया, अनुराग जो लेखक है हमारे, उन्होंने बोला हाँ, ऐसे हाँ कह दिया। तो उस नौकर ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया, जहाँ पर मेहमान को गेस्ट को इंतज़ार कराया जाता है बिठा के, और चाय नाश्ता कराया जाता है। तो वहाँ पर बिठाकर वो चला गया और क्या बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है, आप इंतज़ार करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए, बिना इंतज़ार कराए। वो टाइम के पक्के इंसान थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो इसके लिए वो टाइम पर वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद उन्होंने लेखक को पूछा, जो उनके घर मिलने आए थे, तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अनुराग जी कैसे आपका यहाँ पर आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बात होगी इनके बीच में। तो देखो आगे क्या है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। तो देखो, प्रसंग मतलब फेमस आप बोल सकते हो, संबंधित मतलब रिलेटेड आप बोल सकते हो, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, प्रेरणा मतलब आप बोल सकते हो मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन आप बोल सकते हो, जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन। तो देखो वो जो अनुराग जी थे, उन्होंने क्या बोला डॉक्टर साहब को, राम कुमार जी को, कि वो बोल रहे कि मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ बहुत ही फेमस जो आपके जीवन से रिलेटेड आपको प्रेरणा मिली है, जो भी मोटिवेशन मिला है, उन सब की मैं जानकारी लेने आया था कि कैसे आप इतने महान व्यक्ति हो, क्या किन चीज़ों से आपको प्रेरणा मिली है, ये सब चीज़ों की मैं इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो देखो यहाँ पर क्या बोले हैं कि जो डॉक्टर साहब थे राम कुमार जी, उन्होंने बहुत ही सरलता, बहुत ही सिंपल तरीके से बोला, अच्छा तो फिर आप पूछिए। तो अब देखो आगे का जो हम देखने वाले हैं, ये दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, जिसको हम डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। ओके, जिसको हम हिंदी में संवाद लेखन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम देखने वाले, एग्जाम में भी आपको आता होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, अब देखो प्रश्न जो रहेगा वो पूछा जाएगा किसके द्वारा, वो जो हमारे लेखक आए हैं डॉक्टर जी से मिलने के लिए, राम कुमार जी से। उत्तर कौन देगा? जो राम कुमार जी है वो उत्तर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है डॉक्टर जी से? अनुराग जी पूछते हैं, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखो, काव्य रचना मतलब क्या होता है कि कविता लिखना, जो पोएम लिखते हैं उस कला को काव्य रचना बोलते हैं। प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन, प्राप्त मतलब कि मिलना, संदर्भ मतलब कि कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, प्रसंग मतलब कि आप बोल सकते हो कि किस्सा, कष्ट मतलब तकलीफ, अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण। देखो इसका मतलब क्या है, जो अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सिंपल अगर वर्ड्स में आप बोलोगे कि एक गहरा असर डालना। ठीक है, एक गहराई से प्रभाव करना। तो लेखक यहाँ पे क्या पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपके अंदर जो ये कविता लिखने की जो कला है, इसकी प्रेरणा, इसका मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, और इसके संदर्भ में मतलब कि इसके पीछे या इसके कॉन्टेक्स्ट में आप कोई ऐसा एक किस्सा बताने का कष्ट दुख करेंगे जिससे आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही गहरा असर पड़ा हो, एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, जिसने बहुत आपके जीवन को मोड़ दिया इस तरफ कि आप इतने महान कवि बन गए।
अब आगे देखते हैं। पहले तो अब उत्तर कौन दे रहा है, डॉक्टर जी दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अब डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले वो बोलते हैं कि मेरे जीवन, मेरी जिंदगी में जो अंध व्यवस्था, देखो अंध व्यवस्था मतलब कि कोई भी चीज़ को आप बोल सकते हो अंधे तरीके से अगर फॉलो करते हैं उसको अंध व्यवस्था बोलते हैं। वो चाहे कल्चर में हो, वो चाहे समाज में हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके ये खिलाफ बोल रहे हैं कि जो मेरे प्रति जो विद्रोह था, विद्रोह मतलब आप बोल सकते हो कि कोई चीज़ के खिलाफ जाना। बोले मैं इस चीज़ के खिलाफ कब से था, जब मैं पैदा हुआ तब से था मेरे अंदर, वो ये अपने आप उदित हुआ था, मतलब अपने आप मेरे अंदर आ गया था। ठीक है, आगे अभी है सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखो यहाँ पर देखो, गांधी जी आप सभी को मालूम होगा हमारे देश को आज़ाद कराने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था। असहयोग आंदोलन ये क्या है, जिसको आपने सुना होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। इसमें अंग्रेज़ों को देश से भगाने का ये एक आंदोलन था। ठीक है, पारिवारिक मतलब कि आप बोल सकते हो फैमिली, ओके, परिवार आप बोल सकते हो। सामाजिक मतलब समाज आप बोल सकते हो। और व्यवधानों मतलब कि रुकावट आप बोल सकते हो। संघर्ष मतलब कि आप बोल सकते हो स्ट्रगल, आप सिंपल वर्ड से बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं कि ईयर 1921 में जब वो सिर्फ 15.5 साल के थे, तब उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया, जिसमें उनको अपने परिवार और अपने समाज के से लड़कर हिस्सा लेने का मौका मिला। ठीक है, कोई भी नहीं चाहता था वो हिस्सा ले, वो अपने समाज और अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये एक रुकावट बने थे। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 15.5 साल का बच्चा जाए उसमें और उसको कुछ हो, तो वो लोग चिंता में मना कर रहे थे, लेकिन वो गए फिर भी। अब आगे क्या है, उस समय स्कूल छोड़ने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत निसंगपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। देखो यहाँ पर क्या भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि वो एक ऐसा टाइम था जब स्कूल छोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, मध्य प्रदेश में निरसंगपुर ये एक जगह है जहाँ पर मौलाना शौकत अली ये आए, ये भी एक फ्रीडम फाइटर में से एक थे। और इन्होंने क्या बोला कि गांधी जी का ये बोलना है कि अंग्रेजी मतलब इंग्लिश की एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, तालीम मतलब एजुकेशन आप बोल सकते हो, इंग्लिश की जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, ये हमें गुलाम किसका बनाएगी, अंग्रेज़ों का गुलाम बनाएगी। तो ये एक नुस्खा है, एक तरीका है अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने का, हमें गुलाम बनाने का। ठीक है, अब क्या है, तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अब देखो मौलाना जो शौकत अली थे उन्होंने उसके साथ ये बोला कि तत्पश्चात मतलब कि, अब देखो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब है बाद या अनंतर आप बोल सकते हो, उसके बाद। तो देखो ये बोलते हुए उन्होंने जब बोला कि ये अंग्रेज़ों का हमें गुलाम बनाने का तरीका है, तो वो बोल रहे हैं कि अब इसके बाद तो अब इस कारण कोई है ऐसा जो, उन्होंने आवाज़ तेज़ करते हुए बोला, कोई है ऐसा जो इंग्लिश को छोड़कर, कोई माई का लाल है जो इंग्लिश को छोड़ दे, स्कूल को छोड़ दे, ऐसा कोई बोल सकता है कि मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों में एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। देखो श्रद्धा से आप बोल सकते हो पूरे विश्वास से। ठीक है, घोषणा करना मतलब कि अनाउंस करना, बताना आप बोल सकते हो। सकते में आ गए मतलब कि हैरान हो गए, आश्चर्य हो जाना। ठीक है, अजीब, डिप्टी कलेक्टर का विद्रोह मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, मैंने जब ऐसा उन्होंने सुना कि गांधी जी ने ऐसा बोला है कि अंग्रेज़ी गुलाम बनाएगी हमें ब्रिटिश का, और इसके कोई है जो स्कूल छोड़ेगा, जब ये सब सुना उन्होंने तो अपने माँ के पास गए, बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही सच्चाई से उन्होंने स्कूल ना जाने का घोषणा कर दिया कि वो अब से स्कूल नहीं जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग क्या हो गए, सकते में आ गए, एकदम हैरान हो गए। कि बात देखो अजीब इसके लिए थी क्योंकि
उस वो टाइम पर डिप्टी कलेक्टर कोई इतने बड़े पोस्ट वाला इंसान कोई है, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसका लड़का अगर विद्रोह कर दे कि पढ़ेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो सब लोग चौंक गए एकदम। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। क्या बोल रहे हैं कि सब लोगों ने मुझे बहुत समझाया, डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि सब लोगों ने मुझे समझाया कि पढ़ाई मत छोड़ो, पिताजी की नौकरी पे बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो वो टाइम पे जो अंग्रेज ब्रिटिश थे वो राज करते थे, तो नौकरी किसको देना है किसको नहीं देना है वो डिसाइड करते थे। तो वही बोले कि अगर तुम इसके खिलाफ जाओगे तुम्हारे पिताजी की भी नौकरी वो लोग छुड़ा देंगे अंग्रेज लोग। लेकिन क्या बोले, परंतु मतलब लेकिन मैं किसी की नहीं सुना, मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि ये गांधी जी का आदेश था, उनका ऑर्डर था, तो मुझे मानना था। वो इतना ज़्यादा गांधी जी से प्रभावित थे अपने लाइफ में। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। सर्वप्रथम मतलब कि सबसे ऊपर, सत्य मतलब सच्चाई, विद्रोह मतलब खिलाफ जाना। तो क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से मैंने सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दिया वो मैंने सच्चाई और अपने देश के लिए विद्रोह करने को दिया। ठीक है। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। देखो क्या बोल रहे हैं कि तब तक क्या हुआ, जब उन्होंने अपने एजुकेशन छोड़ा और ये संघर्ष में वो पार्टिसिपेट किए, तो क्या बोले तब तक वो 16 ईयर्स के हो चुके थे। और राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि हमारा इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो लेकर उन्होंने पूरे नगर में, पूरे शहर में उन्होंने राउंड लगाया। ठीक है। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो समय था जब उन्होंने आप हमारा इंडिया का नेशनल फ्लैग लेकर घूमे, तो ये बात कब की थी? 1921 की थी। और ये समय उन्होंने एक अपने देश प्रेम, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, जो प्यार था, उसमें एक कविता, एक पोएम लिखी। ओके। देखो यहाँ पर मंगलाचरण, ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मतलब कि शुभ शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। तो क्या बोल रहे हैं आगे कि जो मैंने पहली कविता लिखी थी देश प्रेम में, यह मेरी कविता लिखने की एक शुभ शुरुआत थी। ठीक है। प्रश्न, अब देखो अगला प्रश्न लेखक की तरफ से क्या आता है डॉक्टर साहब को, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो अगला प्रश्न जो है लेखक का डॉक्टर साहब को क्या बोल रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में थे तो उत्तर प्रदेश की तरफ कैसे आए? तो उनका जवाब क्या रहेगा देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। देखो अब उसका जवाब कैसे दे रहे हैं डॉक्टर साहब, बोल रहे हैं कि जो मेरे दिल में हिंदी के प्रति प्रेम था उसने मुझे मध्य प्रदेश, इस प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, मोटिवेट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नागपुर में जो विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो। ठीक है। तो क्या बोले, वो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर उनको हिंदी नहीं सिखाई जाती थी। आगे क्या है, सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। अभी देखो यहाँ पर मीनिंग्स देख लेते हैं। सन मतलब आपको मालूम है ईयर, परीक्षा मतलब एग्जाम, उत्तीर्ण मतलब कि सफल करना या तो पास हो जाना बोलते हैं ना, मैंने एग्जाम पास कर लिया तो वही उत्तीर्ण की, ऐसा बोल सकते हो। तत्पश्चात मतलब उसके बाद, प्रयाग विश्वविद्यालय ये क्या है, नाम है वो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया, प्रवेश ले लिया। प्रवेश मतलब कि एडमिशन आप बोल सकते हो। प्रथम श्रेणी, देखो प्रथम श्रेणी मतलब, ये रुक जाओ, ये हम आगे सेंटेंस पे देखेंगे, पहले इतना जो हमने पढ़ा है उसका मतलब देख लेते हैं। तो अब देखो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि सन 1925 में मतलब 1925 में उन्होंने 12th, इंटर मतलब क्या 12th का एग्ज़ाम पास किया। अब इसके बाद उन्होंने आगे उच्च शिक्षा मतलब आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में, प्रयाग यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, एडमिशन ले लिया, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब आगे क्या है, मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्या बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय मतलब आपको मालूम यूनिवर्सिटी। देखो MA मतलब कि मास्टर्स ऑफ क्या होता है, आर्ट्स। ठीक है, ये आर्ट्स का है जिसमें MA करते हैं, मास्टर्स करते हैं। प्रथम श्रेणी मतलब कि फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास। उत्तीर्ण मतलब क्या, पास करना। क्या बोल रहे हैं, मैंने इस विद्यालय से, इस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से
मैंने एमए की जो आर्ट्स है, मास्टर इन आर्ट्स है, उसकी परीक्षा, उसके एग्ज़ाम पहले फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास से मैंने पास किया, मतलब बहुत अच्छा रैंक उनका फर्स्ट रैंक आया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। मीनिंग्स देख लेते हैं। तो देखो, चेहरा मतलब आपको मालूम, फेस, गंभीरता मतलब सीरियसनेस, सीरियस आप बोल सकते हो। प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित मतलब क्या आप बोल सकते हो? प्रतिबिंबित मतलब सिंपल वर्ड्स में आप बोलोगे कि रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। अभी किसी का आप चेहरा देख रहे हो तो आपको कुछ पता चले तो आप उसको बोलते हैं प्रतिबिंबित, कि उनके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रहा था। प्रतीत होना मतलब कि प्रतीत हो रहा मतलब मालूम पड़ रहा हो। अतीत मतलब पास्ट। पुनः मतलब वापिस। तो यहाँ पर लेखक अब क्या बोल रहे हैं कि जब डॉक्टर साहब ये सब बोल रहे थे तो लेखक ने ये ऑब्जर्व किया, ये उन्हें पता चला डॉक्टर साहब के चेहरे से कि वो बहुत ही सीरियस हो चुके हैं। उनके चेहरे से प्रतिबिंबित हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अतीत, अपने पास्ट में खो गए हो। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैंने पुनः मतलब वापस सवाल किया। क्या सवाल किया वापस, देखते हैं। डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब देखो मीनिंग्स देखो। सबसे पहले यहाँ पर कवियों मतलब कि पोएट्स आप बोल सकते हो। लौकिक प्रेम मतलब कि जो उनके लिखने का जो प्रेम है, प्यार है। पारलौकिक मतलब कि आप बोल सकते हो जो स्पिरिचुअल वे, रिलीजियस वे आप बोल सकते हो। ओके। तो अब अगला प्रश्न जो था लेखक का, कि वो पूछे डॉक्टर साहब, प्रायः मतलब अक्सर, क्या बोले डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि जो कवि, जो पोएट होते हैं, उनका जो प्रेम रहता है लिखने का, लिखने से लेकर उनका जो प्रेम रहता है लेखक लोग का, तो वो अक्सर क्या होता है, पारलौकिक मतलब रिलीजियस तरफ शिफ्ट हो जाता है, स्पिरिचुअल तरफ, रिलीजियस चीज़ें वो लिखने लगते, करने लगते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अभी देखो इसके उत्तर में डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थी जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता व नैतिकता से प्रेम हो गया है। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मनुष्य मतलब क्या होता है, इंसान। प्रकृति प्रवृत्ति, देखो प्रकृति प्रवृत्ति मतलब होता है कि नेचुरल आप बोल सकते हो, जो नेचुरल स्वभाव रहता है, कुदरती आदत आप बोल सकते हो, ठीक है। विवाह मतलब आपको मालूम है, शादी, मैरिज। गृहस्थी जीवन मतलब कि घर बार, ओके, जो घर परिवार आप बोल सकते हो। सात्विकता मतलब आप बोल सकते हो सच्चाई। नैतिकता मतलब आप बोल सकते हो जो भगवान से प्रेम आप बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो कबीर का रहस्यवाद, ये क्या है, ये एक कविता है जो लिखी गई है डॉक्टर जी के द्वारा, ओके। अवश्य मतलब जरूरी। अनुभव मतलब आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस। माध्यम मतलब कि थ्रू आप बोल सकते हो। तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, अभी यहां तक का हम देख लेते हैं क्या यहां पर बोल रहे हैं डॉक्टर जी। ये क्या बोल रहे हैं कि अब वो रिपोर्ट, वो लेखक से बोल रहे हैं कि अनुराग जी, ये जो प्रेम है, जो प्यार है, ये इंसान की नेचुरल आदत है, ये कुदरती आदत है। और सबकी तरह मैंने भी क्या किया, सन 1926 में मेरा विवाह हो गया, शादी हो गई, और मैं अपने घर बार में बिजी हो गया। और अब मुझे सच्चाई और नैतिकता से प्यार है, सच्चाई और भगवान की भक्ति, ये सबसे प्यार है। मैंने इसी समय, और वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने इसी समय, इसी वक्त 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। और क्या बोले, ये इतना अवश्य है, इतना ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस इसी के थ्रू बताता हूँ मैं, ओके, समझ गए आप। मुझे बचपन से अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करता था। अब देखो यहाँ पर अभिनय मतलब क्या, एक्टिंग। शौक मतलब इंटरेस्ट। उत्सव मतलब क्या, फेस्टिवल, ओके। नाटक मतलब कि जो प्ले होता है, एक्ट होता है, जैसे कि कुछ एक्ट होता है जहाँ स्टेज पे नाटक करते हैं। आप रामलीला ले लो, ये सब अलग अलग जो गांव में होते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं।
तो अब हमारे डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं कि मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था क्या करने का, नाटक करने का, एक्टिंग करने का। तो जो गांव में जो मेरे बचपन में एक्टिंग होती थी उसमें मैं अक्सर भाग लेता, पार्टिसिपेट करता था। मैंने आगे बात बढ़ाई और पूछा, अब लेखक क्या बोल रहे हैं, लेखक अनुराग, कि मैंने क्या किया, बात को आगे बढ़ाया और मैंने पूछा, क्या पूछा, प्रश्न। देखो वो प्रश्न क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। देखो राजनीतिक स्थिति मतलब कि जो पॉलिटिकल जो भी स्थिति है उसके बारे में। ओके, राय मतलब कि आप बोल सकते हो विचार, आप बोल सकते हो, या तो सजेशन आप बोल सकते हो। तो यह प्रश्न डॉक्टर जी से करते हैं अनुराग जो लेखक हैं कि डॉक्टर साहब आपको जो इंडिया का जो पॉलिटिकल ये आजकल चल रहा है माहौल, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं जवाब में। उत्तर देखो, अब इनका जवाब क्या है, जो हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका देखते हैं क्या ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। क्या बोल रहे हैं, राजनीति आपको मालूम है, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स, राजनीति, स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी, अभाव मतलब कमी। क्या बोल रहे हैं अभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा कि मैं जो हमारे देश में राजनीति है इससे हमेशा दूर रहने की कोशिश की और दूर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, मतलब कोई कुछ भी करता है, कोई भी साइड ही आता है, वैसा वो बोलना चाहते हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। यद्यपि मतलब आप बोल सकते हो हालांकि, एवं मतलब और, परिचय मतलब कि आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, या पहचान आप बोल सकते हो, यहाँ पर पहचान है इसका मतलब। ओके, और राजनीति मतलब आपको मालूम है पॉलिटिक्स, रुचि मतलब कि दिलचस्पी, इंटरेस्ट, साहित्यकार मतलब कि राइटर, लिटरेचर जो राइटर ऑफ लिटरेचर आप बोल सकते हो। साहित्य चिंतन मतलब आप बोल सकते हो कि जो लिटरेचर के बारे में सोचता हो, ठीक है, जो राइटिंग ये सब के बारे में लिखने के बारे में सोचता हो। तो यहाँ पर देखो अब डॉक्टर जी क्या बोल रहे हैं कि क्या पहले उन्होंने क्या बोला कि मैं राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर रखता हूँ क्योंकि उसमें स्थिरता नहीं है, वो स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी करता है। और वो क्या बोला, हालांकि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई से मिल चुका और उनसे मेरी पहचान है, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रखा हूँ क्योंकि राजनीति में मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक लेखक हूँ, एक लिटरेचर हूँ और मुझे उसी की मेरी लिखने की जो मैं जो लेखक हूँ उसी की मुझे हमेशा चिंता रहती है। मैं उसी के लिए रहता हूँ, उसी पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, देखो लास्ट में क्या होता है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। देखो यहाँ पर तत्पश्चात मतलब कि उसके बाद, ठीक है, कुशल अभिभावक, देखो मतलब कुशल मतलब क्या, एक अच्छे अभिभावक मतलब आप बोल सकते हो पेरेंट्स, ठीक है। भांति मतलब कि तरह, आशीर्वाद मतलब आपको मालूम है दुआ देना आप बोल सकते हो, आशीर्वाद देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इतना कहते हुए, इतना बोलकर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोले कि अनुराग जी अब मुझे 11:30 बजे एक काम से जाना है। और उसके बाद उन्होंने लेखक बोल रहे कि उनको आशीर्वाद, एक बहुत ही अच्छे जैसे माता पिता जैसा आशीर्वाद उन्होंने दिया और देते हुए उन्हें विदा किया, मतलब कि गुड बाय बोला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर था कंप्लीट था। आई होप आपको सब पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन सर आपको मिल जाएंगे जो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।